वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आज का विषय है अकाउंट। तो हमने चैप्टर 6 हिसाबी पद्धति की प्रणालिका धारणा संकल्पनाओं के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि उसमें हमने प्रस्तावना देखी थी और उसकी दो धारणाओं के बारे में जाना था। फर्स्ट, चालू पीढ़ी की धारणा, सेकेंड, एक सूत्रता की धारणा। तो उसके आगे की हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, संपादन का सिद्धांत। इस ख्याल को उपज खर्च के संपादन के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जो संपादन का सिद्धांत है उसे हम उपज खर्च के रूप में भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जिस समय के दरमियान की आवक या खर्च हो, उसी समय की आवक या खर्च के रूप में उसे गिनना चाहिए, फिर चाहे उस समय में नगद प्राप्त ना हुई हो या चुकाई ना गई हो। तो इस सिद्धांत में एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मार्च मंथ में, समझ लीजिए, उसने कोई वस्तु का विक्रय किया, पर उसे मार्च मंथ में उस वस्तु का रकम जो है उसके बदले में उसे प्राप्त नहीं होती है, उसे अप्रैल या मई जून में प्राप्त होती है। तो लेकिन उसका लेखा जो है वो मार्च मंथ में ही करेगा। तो ये इस संपादन का सिद्धांत कहलाएगा। इस प्रकार उपज या खर्च जिस समय में से जुड़ी हो, उस समय में उसका संपादन हुआ गिना जाएगा। जैसे उसका मार्च मंथ में उसने बेचा, तो मार्च मंथ में ही उसका जो है विक्रय किया गया लेखा उसने करेगा। इस ख्याल के अनुसार आय का संपादन हुआ तभी कहलाएगा जब वह आय की कमाई की गई हो या मिलने योग्य हो, फिर चाहे वह रोकड़ में प्राप्त हो या नगद प्राप्त हो। और संपादन हुआ तब कहलाएगा जब वो मार्च या अप्रैल या उसके आगे के मंथ में जब वो उस वस्तु को रकम जो उस वस्तु के बदले में हमें दे देगा, तब उसका संपादन हुआ। इस प्रकार इस पद्धति में कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे आय और खर्च के संपादन की दो अलग अलग पद्धतियाँ हैं। एक तो रोकड़ के आधार पर सिद्धांत होता है, दूसरा संपादन के आधार पर। तो रोकड़ वाला जो होता है वो रोकड़ नगद जो प्राप्त होती है, पैसा तुरंत जिस मंथ में विक्रय किया उसी मंथ में उसका हमें रकम प्राप्त हो, तो रोकड़ के आधार पर हुआ। और संपादन के आधार पर ये जो कंपनियां होती हैं ज़्यादा करके वो लेखा जोखा के आधार पर हिसाब रखती हैं, वो संपादन की पीढ़ी कहलाती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रोकड़ के आधार पर। रोकड़ के आधार पर आय तभी लिखी जाती है जब रोकड़ प्राप्त हो या नगद हमें रकम प्राप्त हो गई हो। जिसे वस्तु का विक्रय किया, दूसरे हाथ से हमें उस वस्तु की रकम भी प्राप्त हो, तभी उसका रोकड़ के आधार पर लेखा किया जाता है। और खर्च भी तभी लिखा जाता है जब वास्तव में उसका चुकाया गया हो तब। जैसे कि अमुक प्रकार के व्यवसाय जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट रोकड़ पद्धति के अनुसार हिसाब रखते हैं। डॉक्टर हो या वकील हो, ये सभी क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसके बारे में करते हैं। जबकि कंपनियों का संपादन जो होता है, वो कंपनियां जो होती हैं वो संपादन के आधार पर जो है संपादन पद्धति के आधार पर हिसाब रखती हैं। उनके लिए वही अनिवार्य होता है। जैसे व्यापारी पीढ़ियां संपादन के ख्याल के आधार पर आय या खर्च का लेखा हिसाब करती हैं। इस प्रकार संपादन के ख्याल के अभ्यास में सिर्फ आय के संपादन में के विषय में ही नहीं, जो आय हमें प्राप्त होती है, आवक में मिलती है, उसके ही विषय में नहीं, परंतु उसका खर्च कब गिना जाएगा, किस समय में हुआ है, वो सब का भी यहाँ पर ध्यान में लिया जाता है। मतलब उसके आय और खर्च दोनों का संपादन पद्धति में ध्यान दिया जाता है। अब संपादन पद्धति के कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में, जैसे मार्च 2016 के मास में चुकाया गया वेतन भले ही हमें अप्रैल 2016 में चुकाया गया हो। चुकाना हमें 2000 मार्च में है, लेकिन चुकाया कब हो, 2016 में ही, लेकिन अप्रैल में उसने चुकाया हो, तो वह मार्च 2016 के मास में ही खर्च गिना जाएगा। कारण कि मार्च मास में कर्मचारियों की सेवा का लाभ लिया है,
संपादन के सिद्धांत के आधार पर यह खर्च मार्च 2016 के लिए किया गया है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार उस समय में लागत यह खर्च है जो उसी समय में ध्यान में लिया जाएगा। मीन्स इसका हमने भले ही 2016 मार्च में 2016 में वेतन चुकाना था, लेकिन उसने चुकाया कब? 2016 में। लेकिन उसका एंट्री कब किया जाएगा? 2016 के मार्च में ही किया जाएगा। अब दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ये था हमारा संपादन की पद्धति के हिसाब से, और जो दूसरा है ये हमारा है रोकड़ के आधार पर। तो यहाँ पे देखेंगे, माल के विक्रय के व्यवहार में अगर पहले से रोकड़ हमें प्राप्त हो गई हो, परंतु जब तक माल की बिक्री न हो तब तक या जब तक ऑर्डर के सामने माल की डिलीवरी न दी गई हो तब तक वह आवक संपादित नहीं गिनी जाती है। अर्थात जब तक प्राप्त होने योग्य या चुकाने योग्य व्यवहार संपूर्ण न हो जाए तब तक हिसाब में कोई भी आवक संपादित हुई नहीं कहलाएगी। आप सभी यहाँ पे ध्यान से उदाहरण को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे हिसाबी इकाई के ख्याल। तो इस ख्याल को हम देखेंगे। इस ख्याल को हिसाबी इकाई, व्यवसायिक व्यक्ति अथवा इकाई का ख्याल अथवा तो अलग अस्तित्व के ख्याल के रूप में भी जाना जाता है। हिसाबी इकाई को इन सभी अलग अलग अस्तित्व के रूप में भी जाना जाता है, व्यवसायिक इकाई के और इकाई का ख्याल के रूप में भी जाना जाता है। इस ख्याल के अनुसार यह माना जाता है कि हिसाबी इकाई का अलग अस्तित्व है और उसके जो मालिक हैं उनका अलग अस्तित्व है। इसमें दो ही चीज़ मेन है। एक तो जो हिसाब उसमें होता है व्यवसाय में, उसका भी अलग अस्तित्व है, और जो उसमें उसका मालिक है उसका भी अलग अस्तित्व होता है। किसी भी व्यवसाय की सही चित्र को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय और मालिक को अलग अलग रखना आवश्यक होता है। यह ख्याल किसी एक पीढ़ी या कंपनी या अलग विभाग या शाखा के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है, जिससे सभी विभाग अपना स्वतंत्र हिसाब रखें और प्रत्येक विभाग का अपना अलग परिणाम प्राप्त हो जाए। इस ख्याल के अनुसार व्यवसाय को असर करने वाले व्यवहार ही बही में लिखे जाएंगे। सभी जितने उस कंपनी में काम करने वाले विभाग हैं, जैसे ABC जितने भी विभाग हों, सभी का इस प्रकार अगर अलग व्यक्ति का अलग अस्तित्व हो और जो मालिक है उन सबका अलग अस्तित्व है, तो इससे क्या होगा, सभी का जो परिणाम प्राप्त होगा वो सरलता से प्राप्त भी होगा और जिस प्रकार प्राप्त होने चाहिए सही दिशा में वैसे भी प्राप्त होंगे, और उनको अपने हिसाब रखने की अपने हिसाब से स्वतंत्रता भी होगी। तो परिणाम जो है जो भी मिलेगा वो अपना अपना अलग अलग रखेंगे तो वो सभी का सही भी निकलेगा। मालिक के निजी व्यवहार को व्यवसाय की बही में नहीं लिखा जाएगा। जो मालिक होता है, जो अगर वो कोई उस व्यवसाय में से कोई वस्तु का उपयोग करता है या कोई पैसा रकम ले जाता है तो उसका उस बही में नहीं लिखा जाएगा। अलग अलग इकाई का मालिक कोई एक ही व्यक्ति हो, उसके बावजूद प्रत्येक इकाई का अपना अपना अस्तित्व है, ऐसा माना जाता है। अलग व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर ही मालिक की पूंजी व्यवसाय के आर्थिक चिट्ठे के जिम्मेदारी पक्ष में दर्शाया जाता है। जब सबका अलग अलग व्यक्तित्व होगा तो ही उनके मालिक का जो भी पूंजी वगैरह होगा वो सब आर्थिक चिट्ठे के जिम्मेदारी पक्ष में दर्शाया जा सकता है। व्यवसाय के इकाई के विभिन्न स्वरूप जैसे कि व्यक्तिगत माल की साझेदारी पेढ़ी, कंपनी, सोसाइटी या मंडली अथवा तो कानूनी रूप से मान्य कंपनी व्यक्तियों का इसमें समावेश किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर व्यवसायिक इकाई और अलग अस्तित्व के ख्याल के कुछ उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है, जब साझेदारी पेढ़ी में पूंजी लाए, जब साझेदार कोई
साझेदारी पीढ़ी में पूंजी लाए तब यह राशि साझेदार की पूंजी खाते जमा की जाती है। यह ख्याल धंधा की इकाई के आधार पर रहा हुआ है, कारण कि हिसाबी दृष्टि से साझेदार और साझेदारी पीढ़ी यह दोनों अलग व्यक्ति हैं। इसमें यही दो मेन है, कौन अलग है कौन इसमें, दोनों साझेदार साझेदारी दोनों अलग हैं, मालिक और व्यक्ति दोनों अलग हैं। इस प्रकार दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे, स्वतंत्र शाखा खुद का अलग सकल तलपट तैयार करती है। जैसे कि आपने देखा, अगर सभी व्यक्ति को अपना ए बी सी ऐसे 3-4 विभाग हैं तो सभी विभाग को अपना अपना अलग जो है सकल तलपट तैयार करने के स्वतंत्रता दी जाए तो आसानी से सरलता से वो जो है व्यवसाय में सच्ची दिशा में जो है परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र शाखा खुद का अलग सकल तलपट तैयार करती हैं, कारण कि व्यवसायिक इकाई के ख्याल के अनुसार वह हिसाब के लिए अलग व्यक्ति माने जाते हैं। जब धंधा की इकाई में से मालिक अपने निजी उपयोग के लिए कोई राशि लेता है तब ऐसी राशि मालिक के आहरण खाते उधार की जाती है। जो इससे कि मालिक है और जो व्यवसाय किया जा रहा है उसी का है, मानते हैं कि उसी का है, लेकिन अगर उसमें से वो जो है सबका अलग अलग अस्तित्व है, अगर अब मालिक उसमें से कोई रुपया रकम कोई भी चीज़ वस्तु उसमें से लेगा तो जो मालिक होगा उसके राशि जो है मालिक के आहरण खाते उधार की जाएगी। पीढ़ी का मालिक व्यवसाय को संपूर्ण मालिक पीढ़ी का जो मालिक है वो व्यवसाय का संपूर्ण मालिक होने के बावजूद हिसाबों के लिए मालिक और व्यवसायिक इकाई के लिए अलग व्यक्ति गिना जाएगा। यहाँ पर दोनों को अलग रूप में देखा जाएगा। हिसाब के लिए वो अलग व्यक्ति है और उसका मालिक है तो उसके लिए अलग व्यक्ति है। इसलिए वो जब कोई भी वस्तु व्यवसायिक इकाई में से लेगा या रकम लेगा तो उसके आहरण खाते जो है वो उधार की जाएगी। तो अब हम देखेंगे उसके बाद वित्तीय माप का ख्याल। वित्तीय माप के ख्याल को हम मौद्रिक माप के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हिसाबों में सभी व्यवहारों को आर्थिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हिसाब को लिखने के लिए मुद्रा को एक सामान्य मापदंड के रूप में स्वीकृत किया गया है। मौद्रिक माप के जो ख्याल है उसे दो पद्धतियों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि जिन व्यवहारों को द्रव्य के मापदंड द्वारा मापा जा सकता है वह सभी व्यवहार हिसाबों के मुद्रा के माप से ही लिखे जाएंगे, और जिन व्यवहारों को द्रव्य में मापा न जा सके उन व्यवहारों को हिसाब में लिखा नहीं जाएगा। तो आप सभी बता सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं को मापा जा सकता है और कौन कौन सी वस्तुओं को नहीं मापा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। जैसे भी कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो उसे हम तौल माप के ही लेते हैं, लेकिन अभी घर या मकान हुआ तो उसे हम माप सकते हैं लेकिन वजन नहीं कर सकते। माप के आधार पे अगर हम कोई वस्तु माप सकते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, माप के वित्तीय माप या मौद्रिक माप के रूप, मुद्रा में जिसका हम मापन कर सकते हैं वो मौद्रिक मापन हो गया। और ये मकान क्या हो, मुद्रा में उसका मापन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं। इस ख्याल के आधार पर कितने ही मौद्रिक व्यवहारों में भौतिक इकाइयों का समावेश होने के बावजूद हिसाबों में इन सभी व्यवहारों को मुद्रा के मापदंड में मुद्रा से ही लिखा जाएगा। इस प्रकार राजस्व खर्च या राजस्व आय, चाहे राजस्व खर्च हो या आय हो या संपत्ति या जिम्मेदारी के लिए मुद्रा की मापदंड है, और हिसाब लिखने के लिए मौद्रिक माप का ख्याल जो है वह स्वीकृत हुआ है।
इस ख्याल की दो महत्व की हानियां हैं जिसे हम देख सकते हैं, जो कि कोई घटना व्यवसाय को आर्थिक असर करती हो, कोई घटना हुई हो और व्यवसाय को बहुत से ज़्यादा उससे जो है हानि हुई हो, परंतु अगर उसका मूल्य मुद्रा में दर्शाया ना गया हो, उसे हिसाबी बहियों में नहीं लिखा जाता हो, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, वित्तीय माप, मतलब इसे मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार हुआ जैसे कि आग लगने से कोई वस्तु जल रहा है तो पूरे दुकान में कितनी वस्तु थी ये तो हमें नहीं मान सकते। वो तो मान भी सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के जल गया हो उसमें, तो वो उसको नहीं मापा जा सकता। उसके किस आधार पर उसकी हम कितनी कीमत लगाएंगे ये तो हमें नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ये दो हानियाँ हो सकती हैं। मुद्रा का मूल्य बार बार बदलता रहता है, परंतु व्यवहारों का लेखा हिसाबी बही में व्यवहार जिस तारीख को किए गए हों उसी तारीख को मूल्य दर्शाया जाता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को यहाँ ध्यान में नहीं लिया जाता है। जो बार बार परिवर्तन होता है उसे हम यहाँ पे ध्यान में नहीं लेते हैं। जिस समय की तारीख हो उसी समय या तारीख का उस मूल्य को दर्शाया जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण, वित्तीय माप के उदाहरण जो है हम यहाँ पे देखेंगे। कारखाना में कर्मचारी की हड़ताल व्यवसाय को असर करने वाली घटना होने के बावजूद इस सिद्धांत के अनुसार उसका कोई लेखन नहीं होता है। कारखाना में कर्मचारियों ने हड़ताल की और उसका जो है, लेकिन जो मालिक है वो कितना उसकी कमी हुई है, कितनी वो हुई, वो सब वो लेखा नहीं कर सकता। इसलिए इस घटना के जो है वो हिसाब में नहीं दर्शाता, इस सिद्धांत में उसका लेखा नहीं होता है। दूसरा, मौद्रिक माप में आपके ख्याल के अनुसार मुद्रा का हिसाब लिखने के एक सामान्य मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है कि बिक्री किए गए माल भौतिक इकाई के आधार पर नहीं, परंतु बेचे गए माल के मौद्रिक मूल्य के आधार पर बिक्री का लेखा किया जाता है। यहाँ पर जो वो कोई वस्तु को हमने विक्रय किया है तो भौतिक मापन जो इकाई जो होती है उसके आधार पर उसे ध्यान में नहीं लिया जाता है, परंतु उसके जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उसके आधार पर उसकी बिक्री का लेखा किया जाता है। तीसरा है, कोई कुशल उत्पादक या उत्पादन संचालक, मतलब बहुत ही योग्य व्यक्ति हो, कुशल उत्पादक हो, संचालक हो, और उसने त्याग पत्र दे दिया हो और उससे उसकी आर्थिक परिस्थिति पर भी बहुत ज़्यादा असर हुई हो, जो कंपनी की आर्थिक परिस्थिति उससे भी बहुत ज़्यादा असर हुई, लेकिन उस लेखाकार का जो नुकसान वगैरह हुआ हो कंपनी में, उन सब का लेखा जो है लेखा नहीं किया गया। जैसे कि कोई कुशल उत्पादन संचालक ने त्याग पत्र दे दिया हो जिससे उत्पादन पर खूब गहरी असर होने के बावजूद लेखाकार के द्वारा उसका कोई लेखा या उल्लेख किया गया ही नहीं हो, यह घटना मुद्रा के मापदंड के द्वारा मापी नहीं जा सकती। इसलिए मुद्रा की माप के ख्याल के अनुसार इसका कोई हिसाबी लेखा नहीं किया जाता है। अब कारखाना में कर्मचारियों ने हड़ताल की, उसको भी हम मुद्रा के आधार पर माप नहीं सकते हैं, इसलिए उसका भी लेखा नहीं किया जाता। और ये कुशल उत्पादक ने त्याग पत्र दिया तो उसके त्याग पत्र देने के बावजूद आर्थिक परिस्थिति खराब हुई, लेकिन उसका हम लेखा नहीं कर सकते, इसलिए इसका भी मुद्रा की मापन में हम या वित्तीय मापन में दर्शाते नहीं हैं, मतलब कि लेखा नहीं करते हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।